प्रेमी के प्यार में खोई हुई ये लड़की कितनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी, कितनी भोली भाली थी ये लड़की। एक तरफ ये लड़की जितनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी, दूसरी तरफ वो शख्स जो इसके साथ था उतना ही क्रूर था। तभी तो उसने उसके प्यार पर अपनी नफरत का चाकू चला दिया। ये लड़की जो इतनी मासूम लग रही थी, क्या सचमुच इतनी मासूम और भोली भाली थी? और वो शख्स जो इतना क्रूर था, क्या वो सच में इतना क्रूर था? ऐसे कई सवाल आपके और हमारे जहन में उठ रहे हैं और यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी में स्वागत करता हूं। हटो 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 हटिए आप लोग यहाँ से, हटिए हटिए। आप सब में से कोई लाश को पहचानता है? लाश को सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने देखा और मैंने ही आपको फोन करके बुलाया। लाश के आसपास कुछ था? मोबाइल, वॉलेट वगैरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं था। गले पे चाकू से वार किया गया है। पांडे। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का बंदोबस्त करो। ठीक है सर। मनीषा। हाँ सर। इसकी फोटो लेके आसपास के सारे पुलिस स्टेशन और अखबारों में भेज दो। हो सकता है किसी ने इसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई हो और बाकी इंफॉर्मेशन हमें वहीं से मिले। ठीक है? ओके सर। उस लाश वाली लड़की की खबर अब तक किसी भी पुलिस स्टेशन से नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं उसके आगे पीछे कोई नहीं है? पता नहीं सर, हो सकता है कि उनके किसी भी रिश्तेदार को कोई खबर ही ना मिली हो। पर अपने ही घर वाले के गायब होने की खबर तो होगी उन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम तुलसीदास है। ये अखबार में फोटो देखे और मैं चला। जी कहिए। इसके अंतिम संस्कार के लिए पैसे लाया हूं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से हैं या कोई ट्रस्ट चलाते हैं? जी नहीं। फिर इस लड़की के अंतिम संस्कार के लिए पैसे? ये मेरी बेटी है। बेटी? जी हाँ, मगर इसकी मौत का पता उसकी मां को न चले, यही अच्छा होगा। क्योंकि उसको पता है वो कहीं रह रही है, वही ठीक होगा। क्योंकि मैं तो दुखी हूं, फिर उसको क्यों दुखी करूं? देखिए, वो उसकी मां है और किसी भी मां बेटी के बीच में गहरा प्यार होता है। प्यार नहीं सर, इसके बीच तो यहां सिर्फ नफरत बची है। देखिए, जीते जी हमारे बीच जितनी भी नफरत हो, मरने के बाद हमें रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं। यही हमारे देश की संस्कृति है। आप भी अपनी नफरत मिटा दीजिए। और कहीं यही नफरत उसके मौत का कारण तो नहीं? मैंने नहीं, अगर मुझे उसे मारना होता तो उसे मरे अब तक 2 साल गुजर गए होते। तो इन 2 सालों में कोई ऐसा जो उसे मार सके? उसके पति को जाके पूछिए, शायद कुछ पता चले। वो शादीशुदा थी? जी हाँ, 3 साल पहले। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही वो अपने पति को छोड़कर मायके चली आई।
क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी और ससुराल में सेवा करके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल सा हो गया था। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुझे जो करना है वो ससुराल में जाके कर, लेकिन उसने नहीं मानी। फिर अड़ोस पड़ोस वाले लोग भी कुछ दिनों बाद उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। मैंने ठान ली, फिर मैं जबरदस्ती उसे ससुराल छोड़ आया। उस बात को लेकर हम बाप बेटी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मां से भी लड़ी थी वो, क्योंकि मां ने उसका साथ नहीं दिया था। फिर ससुराल में छोड़ने के बाद उसका क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। बस हम बदनामी सुन सुनकर और जिंदगी घूट घूट कर जिए रहते। कहीं इसी बदनामी से तंग आकर उसके पति ने उसकी हत्या तो नहीं कर दी? आपके पास उसके ससुराल वाले का पता होगा ना, दीजिए। हाँ, क्यों नहीं? मिस्टर प्रकाश, आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी पत्नी अंजना का मर्डर हो गया। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। उसके पिता यानी आपके ससुर, उनको शक है कि उसका मर्डर आपने ही किया है। काश उसका मर्डर मैंने किया होता इंस्पेक्टर साहब, तो आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता। लेकिन मैं तो उससे पिछले 1.5 साल से मिला ही नहीं। 1.5 साल से नहीं मिली, पर उसके पिता तो उसे यहां जबरदस्ती छोड़ के गए थे। हाँ, उसके पिता उसे जबरदस्ती यहां छोड़कर गए थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद वो फिर से यहां से चली। क्यों? क्योंकि उसे ससुराल के घरेलू कामकाज पसंद नहीं। जब वो नौकरी से वापस आती थी और ससुराल के कामकाज के बारे में मुझसे कहा जाता था, तो वो मेरे ऊपर भड़क उठती थी। यहां तक कि एक बार उसने मेरे माता पिता के साथ भी झगड़ा कर लिया। फिर मैंने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं मेरा घर छोड़ के चली जाती हो, और वो सचमुच घर छोड़ के चली गई। कहां चली गई? संजय शर्मा के पास, जिसने उसे नौकरी दिलाई थी। मेरे पड़ोसी बताते थे कि उन्होंने संजय शर्मा के साथ मेरी बीवी को कभी माउंटेन्स पे तो कभी रिवर के साइड में घूमते हुए देखा। जब मैंने उससे बोला कि अगर तुम्हें संजय शर्मा के साथ ही रहना है तो तुम मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती हो, और वो चली गई छोड़कर मुझे। लेकिन उसके बाद भी कई दिनों तक मैं अपने पड़ोसियों के ताने सुनता ही रहा। कहीं इन्हीं तानों से तंग आकर आपने उसका मर्डर तो नहीं कर दिया? इंस्पेक्टर, अगर मुझे उसका कत्ल करना होता तो मैं उसका कत्ल बहुत पहले कर चुका होता। इतने दिनों तक अपने पड़ोसियों के ताने नहीं सुन रहा होता मैं। खैर, ये तो हमें छानबीन में पता ही चल जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप हमारे शक के दायरे से बाहर हैं। हम फिर मिलेंगे। फिलहाल संजय शर्मा का पता दे दीजिए। ओके। वो मुझसे मिली थी नौकरी के सिलसिले में, और मैंने उसे नौकरी भी दिलाई थी। सिर्फ नौकरी ही दिलाई थी या कोई रिश्ता भी था तुम्हारा? जी, वो सच सच बताना। अगर एक भी बात झूठ बोला और बाद में पकड़े गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जी, नौकरी दिलाने के बाद धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा थी और उसका एक परिवार था? जी नहीं, मैं नहीं जानता था। वो तो एक दिन उसका पति अचानक हमारे रोमांस के बीच आ गया। थैंक यू संजय जी, आपकी वजह से मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली। इतनी अच्छी नौकरी के लिए इतना बेकार सा थैंक यू? मैंने तो सोचा था। क्या सोचा था आपने? खैर जाने दो। बताइए ना, क्या सोचा था आपने? मैंने तो सोचा था। अंजना! तुम? तो तुम्हारे बारे में जो सुना था वो सच है। सच है तो क्या, सच्चाई स्वीकार कर लो। और वैसे भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, और तुम मेरी बीवी के साथ मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे! तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे!
तुमने मुझे मारा? कर मनाओ, थप्पड़ मारा है, जान से नहीं। क्या जिंदगी हेल कर दी है तुमने मेरी। मैं इनके साथ रहूंगी, इससे प्यार करती हूँ मैं। इनका हाथ पकड़ूंगी, इनके साथ घूमूंगी। तुमको क्या फर्क पड़ता है उससे? देखो, तुमसे अगर ये सब देखा नहीं जाता है ना, तो तुम जा सकते हो। और हाँ, अगर तुमसे ये सब सहन नहीं हो रहा है ना, तो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर भी जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकने नहीं आऊंगी। समझ आ गया? दफा हो जाए यहाँ से। हो सकता है इसी बात का गुस्सा वो अपनी पत्नी पर निकाल दिया हो। कल जब मर्डर हुआ उस समय तुम कहाँ थे? नहीं सर, वो 5-6 महीने से मुझसे अलग है। पर वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई। हाँ, मैं उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तरक्की करना चाहती थी। उसका कहना था कि वो शादी के बाद तरक्की नहीं कर पाएगी। वो बहुत आगे बढ़ना चाहती थी। पर मेरे घर वाले तो मेरा घर बसाना चाहते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसे। छोड़ दिया? तो फिर वो कहाँ गई? अपने पति के घर? उसकी बातों से तो नहीं लगता था सर कि वो कभी भी अपने पति के पास वापस जाएगी। लेकिन हाँ, एक अमरीश नाम का लड़का था जिसका जिक्र वो हमेशा किया करती थी, क्योंकि हमसे ज्यादा हेल्प करता था वो, हमसे ज्यादा पैसा वाला था ना वो। इसकी वजह से हम दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता। उसके मुंह से बार बार अमरीश का नाम सुन के मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि जाओ उसी से हेल्प ले लो और तरक्की करो। उसने 1-2 बार मुझसे जबरदस्ती पैसे भी लिए। उसके बाद मैंने पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे भी दे दिए। ऐसा तो नहीं कि उसके पैसे मांगने की आदत से तंग आकर तुमने उसकी हत्या कर दी? हो सकता है, अगर ज्यादा जिद करती तो मेरे हाथों उसकी हत्या हो जाती। 2-4 बार पैसे मांगने के बाद उसने पैसा मांगना ही बंद कर दिया। वो क्यों? उसका खर्चा उठाने वाला अमरीश जो मिल गया था, उसके बाद मैंने उसे देखा नहीं। तुम्हारे पास अमरीश का नंबर? हाँ है ना। तो ये सर। क्या अंजना का मर्डर हो गया? कैसे? कब हुआ? कल हुआ। किसने किया? यही तो पूछने हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम बता सकते हो कि कौन है जो उसका मर्डर कर सकता है? मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारे साथ रहती थी। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरे साथ रहती थी, लेकिन आजकल नहीं रहती। क्या मतलब? क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, एक नंबर की एहसान फरामोश थी वो। अरे क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए, कितनी मदद की थी मैंने उसकी, लेकिन वो एहसान मानने की बजाय मुझ पे ही चढ़ बैठती थी। बात बात पर गुस्सा करना, ताने मारना, ये आदत बन गई थी उसकी। ताने? कैसे ताने? यही कि जिंदगी में तुमने किया है क्या है और आगे क्या कर लोगे, अपना परिवार छोड़कर मेरे पास चले आओ। सच उसकी ये बातें ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और हाँ, वो ये भी कह रही थी कि घर वालों के साथ घर बसाकर कोई इंसान तरक्की नहीं कर सकता। मैं उसके लिए अपना परिवार नहीं छोड़ सकता था इंस्पेक्टर साहब, इसलिए मैंने उससे किनारा कर लिया। और हाँ, मैंने उससे लास्ट में कहा भी था कि अगर उसे सफलता की ऊंची उड़ान उड़ना है तो उड़ ले, लेकिन मैं अपने परिवार के बिना उसका साथ नहीं दे सकता। कभी कभी इंसान सफलता की ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है और वो ऊंचा और ऊंचा उड़ता जाता है, लेकिन कुछ लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं और वो उड़ते उड़ते थक चुके पंछी की तरह अचानक आकाश से जमीन पर गिर जाते हैं और उसके बाद उन्हें सिर्फ और सिर्फ मौत मिलती है। और शायद यही सब कुछ हुआ अंजना के साथ भी। उसकी एक यही कहानी थी, वो लोगों से मिलती, उनके साथ काम करती, उनसे प्यार करती और फिर किसी न किसी बहाने उनसे झगड़ा करके उनसे अलग हो जाती। अंजना ने जो कुछ भी किया, ऐसा करना शायद उसकी फितरत में ही थी। और इधर अमरीश ने पुलिस को नीलेश के बारे में बताया। नीलेश जो कि अमरीश का दोस्त था, अंजना अब नीलेश के साथ रहने लगी थी। अमरीश ने नीलेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि अंजना ठीक लड़की नहीं है, लेकिन नीलेश न सिर्फ अंजना से प्यार करता था बल्कि उसके साथ शादी करने की भी सोच रहा था।
इसके बाद अमरीश को कुछ भी नहीं पता कि नीलेश और अंजना की शादी हुई या नीलेश ने ही अंजना का कत्ल कर दिया, या फिर अंजना नीलेश को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगी। पुलिस अमरीश से नीलेश का एड्रेस लेकर नीलेश से मिलने पहुंचती है। मिस्टर नीलेश, जी सर। आपकी दोस्त अंजना के मर्डर के सिलसिले में हम आपसे इंक्वायरी करने आए हैं। सर अंजना का मर्डर हो गया? कब, कैसे, कहां सर? हम आपके सवालों का जवाब देने नहीं, अपने सवालों का जवाब लेने आए। कल आप कहां थे? सर मैं यही था अपने घर में। पूरे दिन? पूरे दिन क्यों सर? क्योंकि कल ही अंजना का मर्डर हुआ है और जहां तक हम जानते हैं आजकल वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। I mean, आपकी गर्लफ्रेंड है नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपने पहले से ही कहा थी, गर्लफ्रेंड थी सर। क्या मतलब? हम काफी दिनों से साथ रह रहे थे, जैसे पति पत्नी। आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने माता पिता से उसे मिलाऊं। मैंने जब उसे अपने माता पिता से मिलाया तो उन्होंने उससे शादी की बात की। अरे सुनो ना यार, अरे क्या हुआ, क्यों यार गुस्सा हो तुम्हारे गया? माँ बाप भी ना बड़े अजीब हैं। क्या हुआ? हमारी शादी की बात कर रहे थे वो। तो अंजना इसमें गलत क्या है? यार देखो, हम लोग भी तो पति पत्नी की तरह रहते हैं और उनकी अब उम्र हो गई है और मम्मी पापा को एक प्यारी सी बहू भी तो चाहिए। बहू? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? देखो नीलेश, मैं तुम्हें साफ साफ क्लियर कर देती हूँ, तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, शादी करो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की बहू, सॉरी, नॉट पॉसिबल। क्या मतलब है यार? मतलब ये है कि शादी करने के बाद हम ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी रहते हैं, अकेले, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं। तो फिर इसमें शादी करने की जरूरत ही क्या है? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, शादी करने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी तो हम पति पत्नी जैसे ही रहते हैं ना। हाँ यार, पर इस रिश्ते को नाम तो दो यार। लोग दबी जबान हमारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। लोग बुराई करते हैं? वाह, कितना अच्छा बहाना है ना। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। तुम लड़कियों को सिर्फ अपने पाँव की जूती और घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो, दैट्स इट। शादी का ये मतलब नहीं होता। यही होता है, यही होता है। मैं जानती हूँ और मैं बहुत करीब से देख चुकी हूँ इस चीज को। देखो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, लीव। अरे यार सुनो ना यार, तुम तो, मैंने शादी के लिए उसे बहुत समझाया सर, पर वो मेरा साथ छोड़कर चली गई। चली गई? कहां चली गई? कुछ बता सकते हो? सर कहाँ गई ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ सर, उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड था जिसके बारे में वो अक्सर कहा करती थी कि सभी मर्द एक से होते हैं, कोई किसी के साथ टिक कर नहीं रह सकता। और सर वो देर रात आधी रात उसे कॉल भी किया करता था। शादीशुदा होने के बाद कॉल करना, सर हो सकता है उन दोनों के बीच में कोई अनबन हुई हो, उसने उसका मर्डर कर दिया हो। अंजना के फोन में सर उसका नंबर होगा सर, देखिए। अंजना का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? सर मैंने उसे मोबाइल गिफ्ट किया था, मेरी उससे थोड़ी सी लड़ाई और गुस्से में उसने फोन मेरे मुंह पे फेंका और बोलने लगी मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे इस घटिया फोन की। उसमें से सिम निकाली और लेके चली गई। हाँ सर, उसको ना गुस्सा और लड़ना बहुत ज्यादा आता था सर। ये तो तुम सही कह रहे हो। उसके पिता और सबने यही कहा है कि वो बहुत गुस्से वाली थी और अपनी बात ना होने पर वो सामने वाले को छोड़ के चली जाती थी। यही उसकी फितरत थी। अच्छा, तुम बता सकते हो कि उसके किस बॉयफ्रेंड ने उसका मर्डर किया होगा? सर मेरे ख्याल से उसका मर्डर उसके पिता ने किया होगा। पिता ने? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसका मर्डर उसके पिता ने किया होगा? सर एक रात की बात है, अंजना और मैं हमेशा की तरह साथ रहा करते थे। आधी रात को अचानक मैंने उसकी आवाज सुनी और मैं भागा भागा आया। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या क्या कर रहे हैं आप? मैंने क्या किया? नीलेश, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा है? नीलेश, दिखने रहा क्या कर रहा हूँ? रुको मैं ये कहता हूँ। क्या कर रहे हैं इसका आप? होने वाला पति हूँ। ये नीलेश है। कौन नीलेश? इसका होने वाला पति, इसके घर का दामाद। कौन था ये? पापा थे मेरे। एक मुलाकात तो इस तुलसीदास से भी करनी ही पड़ेगी। तुलसीदास, नीलेश के घर पे तूने अपनी बेटी की हत्या करनी चाहिए थी या नहीं? हाँ,
मगर की नहीं। की नहीं या कर नहीं पाए, क्योंकि तभी नीलेश आ गया। उस दिन की ख्वाहिश तुमने कल पूरी कर दी, अपनी बेटी की हत्या करके। नहीं, मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैंने कहा ना, उस दिन के बाद मैंने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। झूठ बोलता है तू। उस दिन जब पुलिस स्टेशन में आया था, तब तूने कहा कि उसके पति प्रकाश के घर पे छोड़ने के बाद तूने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। आज कह रहा है कि नीलेश के घर के बाद तूने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। तू सच सच बताता है, वरना मैं तेरी शक्ल किसी को देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी हत्या नहीं की। नीलेश की यहां से आने के बाद मेरी अपनी बेटी की बदनामी सुनने की आदत पड़ गई मुझे। सारे लोग ताने दे रहे थे, मैं परेशान सा हो रहा था। तब तो मैं भी बेशर्म सा हो गया था। जब कोई मुझे मेरी बेटी के बारे में पूछे तो मैं खुद बताता था कि गए होंगे किसी नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। तुम चाहते हो ना, तो तुम भी ट्राई मारो। मेरी बात सुनकर सामने वाला आदमी मुझसे मेरी बेटी की बात करना बंद कर देता था। अब तो लोगों ने भी मेरी बेटी के बारे में बात करना बंद कर दिया। तो मैं भी भूल गया कि मेरी भी कोई अपनी बेटी थी। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, पुलिस को गुमराह करता है। सच बोल। क्या सच बोलूं सर? तूने कहा था अंजना के चले जाने के बाद तू उससे कभी नहीं मिला, पर तू उससे लगातार संपर्क में था, फोन पे। हो सकता है पर्सनली भी हो। हाँ सर, मैंने कॉल किया था उसे। क्यों? सर, वो मेरे साथ काफी दिनों तक साथ थी। अचानक वो मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे उसकी याद आ रही थी। मैंने सोचा उसके सारे बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए कॉल कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। यही सोचकर सर मैंने उसे कॉल किया। सर, जब मैंने उसे कॉल किया तो मुझे एहसास हुआ उसके साथ कोई और भी है। मैंने दोबारा उसे कॉल किया सर। उसने मेरा कॉल दोबारा रिसीव किया, पर उसने बात नहीं की। सर, शायद वो 2-3 बार मेरा कॉल उठा के मुझे जलाना चाहती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तू सच बोल रहा है? सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आपके पास सारी कॉल डिटेल्स हैं, आप चेक कर लीजिए। मैंने सर उसे मैंने उसे 3-4 कॉल्स की थी और उसने मेरी सारी कॉल्स रिसीव की, पर बात नहीं हुई। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? कुछ समझ में नहीं आ रहा निशा। एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो किसी पे शक पैदा कर सके। अब तक हम अंजना के पिता, पति और बॉयफ्रेंड्स के पीछे घूम रहे हैं। सर, कॉल डिटेल्स में नीलेश के पास संजय का नाम भी आता है। बता। मैं क्या बताऊं सर? अंजना से रिश्ता टूटने के बाद तेरी शादी हो गई थी, फिर भी तूने उसको फोन किया। जरूर तुम दोनों के बीच फिर से संबंध हुआ होगा और पैसे की लालची अंजना ने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा और इसी गुस्से में तूने उसकी हत्या कर दी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर, जिस वक्त उसकी हत्या हुई मैं किसी और पार्टी में बिजी था सर। आपको विश्वास नहीं होता ना सर? मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए मैं पार्टी में बिजी था कि नहीं। सर, क्लिकिंग डेट और समय के साथ है सर, देखिए। अगर नीलेश नहीं, तू नहीं, फिर कौन है? प्रकाश, हमने तुमसे पहले ही कहा था, ये मत सोचना कि तुम हमारे शक के दायरे से बाहर हो और अधूरी जानकारी देने के इल्जाम में हम तुम्हें अंदर डाल सकते हैं। कौन सी अधूरी इंफॉर्मेशन? तुमने ये नहीं बताया कि संजय के साथ तुम अपनी पत्नी को देख चुके हो, उन्हें रंगे हाथ पकड़ चुके हो। मुझे ये बात इस केस में कुछ खास काम करती दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। अच्छा, अब ये तुम तय करोगे कि कौन सी बात खास है, कौन सी नहीं? तुम्हें पता है मिस्टर, केस से जुड़ी हर बात, हर शख्स, हर जगह खास होती है। एक पति के सामने उसकी पत्नी किसी और मर्द के गले में बाहें डालकर ये कहे कि तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं,
उस पति की इतनी बड़ी इंसल्ट ही इस गुनाह को जन्म देने के लिए काफी है। खैर, तुम ये बताओ कि हत्या के दिन और समय तुम कहां थे? मैं उस वक्त इस शहर में ही था। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, शायद अपने ऑफिस में या अपने घर पर। पता तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारी अधूरी इंफॉर्मेशन पे हमें भरोसा नहीं। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो तुम जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठी निकली तो मैं हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हूं, कभी भी और कहीं भी। जाओ। थैंक यू। निशा, जी सर। मुझे नहीं लगता कि पत्नी का सताया ये शख्स झूठ बोल रहा है। एक काम करो, तुम अमरीश को फिर से बुलाओ। मिस्टर अमरीश, आप अब भी अंजना के हत्यारे के तौर पर शक के दायरे में। क्या बता सकते हैं कि जब अंजना की हत्या हुई उस समय और दिन आप कहाँ थे? सर, आप इसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं, क्योंकि मैं किस दिन कितने बजे कहाँ था मुझे जल्दी याद नहीं आता। लेकिन हाँ, शायद मैं घर पर ही था। घर पर थी? क्या इस बात को आप साबित कर सकते हैं? घर पर होना कैसे साबित करूं सर? ना तो मेरे घर पे कोई रिश्तेदार है, ना कोई नौकर, ना सीसीटीवी कैमरा। अरे मैं क्या, अकेले रहने वाला कोई भी शख्स बड़ी मुश्किल से ही आपको घर पे रहने का सबूत दे सकता है। घर में अकेले है तो क्या हुआ, आस पड़ोस में तो लोग रहते हैं। उनसे अगर कोई बात हो जाए ना तो सबूत बन जाता है। और सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा, जो कि बहुत सारे सबूत साबित कर देता है कि आप घर पर थे। इतना तो आप कानून वाले ही सोच सकते हैं मैडम, और सबूत भी जुटा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं घर पर था और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक काम कीजिए, कल आप शाम में अपने घर पे रहिएगा, हम आते हैं आपके घर पर सबूत ढूंढने। और अगर सबूत नहीं मिला तो फिर आप सबको मिलेंगे हवालात के पीछे। अब आप जा सकते हैं। एक बार हम फिर से ब्लैंक हो गए। एक भी सबूत ऐसा नहीं मिल रहा है जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करे, या फिर हम इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं कोई चूक कर रहे हैं। कैसे सर? ये अंजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। निशा, हमें अंजना के घर चल के तलाशी लेनी चाहिए, जहां वो नीलेश से ब्रेकअप के बाद और हत्या से पहले अकेली रहती थी। लेट्स गो। एक एक कोने की अच्छे से तलाशी लो। गो। ओके सर। ललिता मैटरनिटी हॉस्पिटल। ये बिल अंजना के पास क्या कर रहा है, और वो भी अंजना के नाम पे? निशा, जी सर। एक काम करो, ये बिल लो और इस बिल के बारे में पता करो। इस पे नंबर दिया हुआ है, कॉल करो। ओके सर। हेलो, ललिता मैटरनिटी हॉस्पिटल। जी, आप मुझे अंजना के बारे में जानकारी दे सकते हैं? कौन अंजना, जिसका खून हो गया? हाँ जी, जी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। इस बिल के बारे में पता चल गया है, ये अंजना का ही बिल है। ओके। और वो प्रेग्नेंट थी
इसलिए अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल गई थी। अबॉर्शन? इसका मतलब ये जब का बिल है और अंजना जब प्रेग्नेंट थी उस समय वो अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड नीलेश के साथ रहती थी। इसका मतलब तो साफ है कि वो नीलेश से ही प्रेग्नेंट थी। लेट्स गो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा ही है। हमें अंजना के घर से ललिता मैटरनिटी हॉस्पिटल का बिल मिला है और हमने ये भी पता किया है कि अंजना प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन कराया है। जिस दौरान का ये बिल है उस दौरान और उससे पहले वो आपके साथ ही रहती थी। सर साथ रहती थी तो क्या मतलब? आपने भी तो उसके बारे में पता किया है। पता नहीं कितनों कितनों के साथ उसके संबंध थे। किसका पाप लेके घूम रही थी सर, मुझे क्या पता। आप ही ने कहा था ना कि आप दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे और आप उससे शादी करने का प्लान भी बना रहे थे। हाँ सर। इसका मतलब तो साफ है कि वो आपसे ही प्रेग्नेंट थी। नहीं सर, वो मेरे से प्रेग्नेंट थी इसका तो मुझे नहीं पता। वो अपने मन की बात सबको नहीं बताती थी। सच कह रहे हो? मैम इतनी बड़ी हत्या का मामला है, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। निशा, मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है और वैसे भी हम उस लड़की का कैरेक्टर, खैर जाने दो। सॉरी आपको तकलीफ दिया। सर तकलीफ की कोई बात नहीं, अब कानून की मदद करना तो मेरा फर्ज है। थैंक्स। अभी आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको फिर आना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल सर, माय प्लेजर सर। निशा, ये झूठ बोल रहा है। क्या सर? कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और प्रेग्नेंट हो जाए, अपने बॉयफ्रेंड को ना बताए, ये पॉसिबल नहीं। मुझे तो 100% लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है कि हत्या के वक्त ये अपने घर पे था। पांडे, अंजना का कॉल रिकॉर्ड लाना। ओके सर। सर ये रहा फुल डिटेल्स। यस। क्या हुआ सर? अभी पता चल जाएगा। हेलो संतोष, मैंने तुम्हें एक डिवाइस नंबर और एक फोन नंबर भेजा है। पता करके बताओ कि परसों का इनका लोकेशन कहां कहां था। जल्दी। निशा, हाँ सर। हमने अंजना के कॉल रिकॉर्ड में नंबर्स पे ध्यान रखा, पर यहां एक जगह डिवाइस चेंज हो रहा है और हमने उसे ध्यान नहीं दिया। क्या मतलब सर? हेलो, हाँ संतोष। सर आपने जो डिवाइस का नंबर भेजा था वो किसी नीलेश के नाम से है और जो मोबाइल नंबर भेजा था वो भी नीलेश के नाम से है। और हाँ, उस दिन डिवाइस की लोकेशन और मोबाइल नंबर की लोकेशन एक ही थी, हाईवे के पास। थैंक्स संतोष। जिसका मुझे शक था वही हुआ। लेट्स गो। मिस्टर नीलेश। क्या सर अभी भी कुछ पूछना बाकी है क्या? अभी तो बहुत कुछ पूछना बाकी है मिस्टर नीलेश। यू आर अंडर अरेस्ट। अंजना की हत्या के इल्जाम में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। सर ये क्या मजाक है सर? अब मैं तो कानून की मदद करने को कहा था, इसका मतलब ये नहीं अगर आपको कोई ना मिले तो आप मुझे ही हत्यारा बना देंगे। कोई कैसे मिलेगा, क्योंकि हत्यारे तो आप हैं। सर मैं? जी आप। आपने अंजना की हत्या की, फिर गुस्से में उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया, फिर बाद में आपको लगा कि अगर इंक्वायरी हुई तो मैं फंस सकता हूं। आपने खुद को सेव करने के बारे में सोचा और सोचा कि आपकी बेगुनाही का सबूत तो अंजना का फोन ही बन सकता था। उसे तो आप ऑलरेडी तोड़ चुके थे। फिर आपको याद आया कि अंजना का वो फोन जो आपके मुंह पे मार गई थी वो तो आपके पास है। आपने अंजना के टूटे हुए फोन से उसका सिम निकाला और उसके पुराने फोन में डाल के खुद ही अंजना के मोबाइल पे कॉल किया और खुद ही रिसीव किया, ताकि ये लगे
कि आपने अंजना को कॉल किया था, उसने रिसीव भी किया, पर आपकी बात नहीं हुई। पर आप ये भूल गए थे कि जब कॉल रिकॉर्ड निकलेगा तो उसमें यह भी निकलेगा कि सिम किस मोबाइल में एक्टिव था। और आप ही के हिसाब से वो फोन तो अंजना आपके मुंह पे मार के गई थी, और अगर अंजना वो फोन आपके मुंह पे मार के गई थी तो फिर सिम उस मोबाइल में कैसे एक्टिव हुआ? इसका मतलब यह निकलता है कि हत्या के समय आप वहीं थे। और दूसरी बात, आपका मोबाइल लोकेशन भी यही बताता है। आपकी छोटी सी गलती ने मुझे इस केस को सॉल्व करने में काफी मदद की। तो आगे की कहानी पुलिस स्टेशन में चल के सुनाइएगा। चलिए। सर जब अंजना के इतने सारे बॉयफ्रेंड ने अंजना को नहीं मारा, तो तुमने क्यों मारा? मैं उसे पसंद करता था सर, और उसे सचमुच शादी भी करना चाहता था। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी फिक्स कर दी। सगाई की अंगूठी पहनाकर ये आया था कि वो अचानक एक दिन मेरे घर आई। नीलेश, अंजना, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो एंगेजमेंट की रिंग पहन के। दिखा, सही है, जच रही है तुम्हारी उंगली पर। चलो अच्छा है। अब एक काम करो, इन्हीं उंगलियों से अंदर जाकर 10 लाख रुपए गिन कर निकाल कर ले आओ। जाओ। 10 लाख? हाँ, एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हारी खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है। क्या मतलब? देखो, मतलब ये है कि इतने दिन से तुम मेरे साथ में रहे हो। मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, एंड तुमने सोचा कि अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चलेगी तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? सोचो सोचो। देखो अंजना, मेरे पास 10 लाख रुपए तो नहीं है तुम्हें देने के लिए। और रही बात तुम्हारी प्रेगनेंसी की, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। मेरे पास अभी यही है, आप रख लो और ऑपरेशन करा लो। ओ हेलो, ये क्या है? मैंने 10 लाख बोला है, 10,000 नहीं। और अगर तुम्हें इतनी करीब से सुनाई नहीं देता है तो कहो तो मैं तुम्हारे ससुराल जाकर वहां से चिल्लाकर बोलूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना, मैं अरेंज करता हूँ, प्लीज। कुछ नहीं, पूरे 10 लाख अरेंज करना, ओके? मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, मैं अरेंज करता हूँ। देखो, तुम्हें मैं सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ। 2 दिन में पैसे कहाँ से लाने हैं वो तुम्हारा हेडेक है। मुझे मेरे पैसे चाहिए, दैट्स इट, ओके? करता हूँ अरेंज। और हाँ, अरेंज जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा ससुराल मेरी रेंज से ज्यादा दूर नहीं है, ओके? फिर आगे क्या हुआ? सर मैं घबरा गया था, सोचा कि इन 2 दिन के अंदर बात टल जाएगी, पर नहीं। एक दिन मुझे वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल मेरी होने वाली वाइफ का था। उसके साथ अंजना खड़ी हुई थी। मैंने अपनी होने वाली वाइफ से जब पूछा तो उसने बताया कि एक सेल्स गर्ल है। इसको जब पता लगा कि मेरी शादी हो रही है तो बोली कि मैं आपके हस्बैंड से हेलो बोलना चाहती हूँ। तो उसने मुझे कॉल किया। मैं इन सारी बातों से समझ गया था कि अंजना इस वीडियो कॉल के जरिए मुझे एक साइलेंट धमकी दे रही है। मेरी ससुराल तक पहुंच गई है, बस मेरे रिश्ते के बारे में बताना बाकी है। मैंने अंजना से बोला कि अंजना, मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, अरेंज करके देता हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन का मोहलत दे दो, बस मैं तुम्हें सारे पैसे अरेंज करके दे दूंगा। मैंने 2 दिन के अंदर ये फैसला कर लिया था कि मैं इसे मार दूंगा, और मैंने 2 दिन बाद उसे कॉल किया। हेलो अंजना, मैं नीलेश। तुम्हें पता है, वो लोग बेवकूफ होते हैं जो मोबाइल पर भी अपना नाम बताते हैं। खैर छोड़ो, एक बेवकूफ़ी तो तुमने कर ही दी है। अब दूसरी बेवकूफ़ी मत कर देना ये कहकर कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है।
पैसों का बंदोबस्त हो गया है। एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। पैसा लेना छोड़ दो, इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट होगी मान लूंगी। मैं चाहता हूँ तुम्हें आखिरी बार जी भर के प्यार कर लूं। क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चले? मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। क्या कहती हो तुम? ओके, आइडिया बुरा नहीं है। पैसा लेना छोड़ दो, उसके अलावा तो मैंने कहा ही था जो भी रिक्वेस्ट होगी मान लूंगी। सो डन। ओके, तो मैं तुम्हारे घर के बाहर से तुम्हें पिकअप कर लूं? ओके, श्योर। बस सर, मोबाइल फोन के नंबर की वजह से आपने मुझे पकड़ लिया। काश मुझसे छोटी सी गलती ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलती ना हो। कानून के पंडितों का कहना है कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है जो उसके खिलाफ सबूत बन जाता है। जुर्म करने वाले को कभी कानून सजा देता है तो कभी कुदरत, लेकिन जुर्म करने वाले को सजा जरूर मिलती है। हमारे इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। अंजना ने सफलता के लिए गलत रास्ता चुना। उसने जिससे प्यार किया वो लोग तो उसे प्यार करते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंजना के प्यार में स्वार्थ है। प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। इसीलिए जिए प्यार में, पर रहें प्यार में सावधान। हमारी इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। प्यार में सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बार, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान। प्यार में सावधान।